एक गांव में राघव नाम का एक आदमी रहता था और वो एक ऑटो ड्राइवर था। राघव का एक बेटा था जिसका नाम संजय था। संजय एक कॉन्वेंट में 9th क्लास पढ़ रहा था। हर दिन राघव अपने ही ऑटो में उसके बेटे को स्कूल छोड़ा करता था और वापस शाम को घर आते समय उसी के ऑटो में संजय को घर लाकर छोड़ा करता था। पिताजी, ये आप हर रोज इतनी मेहनत क्यों करते हैं मेरे लिए? आप मेरे लिए एक साइकिल खरीद लीजिए ना, मैं रोजाना अकेला ही जाकर आ जाऊंगा। अरे बेटा, मेहनत कैसी? तू मेरा बेटा है, अपना ही ऑटो है ना। वैसे तो ऑटो तो हर रोज ही चलाता हूँ, तो तुझे छोड़ने में कैसी परेशानी? वो पिताजी, असल में बात ये है, मेरे सारे दोस्त ना वो अपनी अपनी साइकिल पर ही स्कूल जाते हैं और पता है सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं पिताजी। वो लोग कहते हैं कि अभी तू बहुत छोटा बच्चा थोड़ी ना है जो कि अपने पिताजी के ऑटो में ही स्कूल आता जाता रहता है, तू बड़ा कब बनेगा? जब वो लोग ये बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है पिताजी। अच्छा, तो ये बात है। अरे बेटा, अब वो लोग जो चाहते हैं वो कहते ही रहेंगे, लेकिन उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। अब उनके पास ऑटो नहीं है ना बेटा। जब हमारे पास अपना खुद का ऑटो है तो हमें साइकिल की क्या जरूरत? ऐसे बेकार लोगों की बेकार बातें बिल्कुल मत सुनना और मन लगाकर पढ़ाई करना। पिता की कही बातें सुनकर संजय बिल्कुल चुप हो गया था। वो कुछ नहीं कहता था। राघव हमेशा बहुत ही मेहनत करता था, दिन रात मेहनत करके ऑटो चलाया करता था। पूरा महीना वो काम ही काम करता रहता था। रविवार के दिन भी वो छुट्टी नहीं लिया करता था, क्योंकि अगर एक दिन भी वो काम करना बंद कर देगा तो उस दिन के पैसे उसे नहीं मिलेंगे, जिससे उसका घर चल पाएगा। इसलिए वो बहुत मेहनत करके काम किया करता था। इधर संजय के सारे दोस्त हमेशा उससे यही कहते थे कि हम लोग यहाँ जाकर आए थे, वहाँ जाकर आए थे, इस तरह घूमे थे, उस तरह घूमे थे। ये सारी बातें संजय से कहा करते थे। उनकी बातें सुनकर संजय को कभी कभार बुरा तो लगता था, क्योंकि वो कभी कहीं नहीं जाता था, जिसको लेकर थोड़ा परेशान तो रहता था। हमेशा अपनी माँ राधा से यही बातें कहता था कि उसे भी अगर उसके माता पिता उसे कहीं लेकर जाएंगे तो उसे इस बात से बहुत खुशी मिलेगी। अजी ओ, सुनते हो? अब तो गर्मी की छुट्टियां भी मिल गई है ना, तो चलिए ना कहीं जाकर आते हैं। अरे, ये कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान? क्या तुम्हें नहीं पता हमारी घर की परिस्थिति कैसी है? अरे हाँ हाँ, मैं तो सब जानती हूँ, लेकिन बेचारा संजय, वो तो बच्चा है ना। जब से पैदा हुआ है तब से सिवाय हमारे गांव के दूसरा गांव जानता ही नहीं है। और तो और उसके सारे दोस्त उससे ये कहते हैं कि हम ये गांव घूम कर आए हैं, वो गांव घूम कर आए हैं। अब ये सब सोचता रहेगा तो बच्चा है ना, उसे भी तो दुख पहुँचेगा। उसकी इच्छा इतनी भी बड़ी तो नहीं है ना कि हम उसे पूरा न कर सके। हाँ हाँ राधा, मैं जानता हूँ कि उसकी इच्छा बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन तुम तो जानती ही हो ना, अब किसी दूसरे गांव जाने का मतलब ट्रेन के टिकट्स खरीदना पड़ेगा और वहाँ रहने के लिए और खाने पीने के खर्च भी तो जरूरी है ना। अब देखो, किसी के पास मैं पैसा कर्जा भी लूंगा तो उसको वापस कैसे लौटाऊं? क्योंकि हमारी जो मेहनत है उसमें जो हम पैसे कमाते हैं वो तो हमारे घर के खर्च के लिए ही काफी हो जाते हैं। और अब उधार की बात आई तो उधार ही रह जाएगा और ब्याज का पैसा हमें देता रहना पड़ेगा। मैं अपने बेटे का भविष्य उज्जवल करना चाहता हूँ, ना कि अपने कर्जे का भार उसके कंधों पर डालना चाहता हूँ। चारपाई पर लेटा संजय अपने पिता की सारी बातें सुन रहा था। फिर उसको अपने पिता की बातें सुनकर सच में ही ये लगने लगा कि सच में ही उसका पिता बहुत ज्यादा मेहनती है, क्योंकि रविवार का एक दिन भी वो अपने घर में नहीं बैठता था। हमेशा बहुत ज्यादा मेहनत करता था, जिससे उसको आराम करने का समय भी नहीं मिलता है। ये सब कुछ सोच सोच कर मन ही मन बहुत उदास हो जाता है कि उसका पिता इतना मेहनती है। अब वो भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करेगा, जिससे उसके पिता की मेहनत बर्बाद न जाए। ऐसे ही सारी बातें सोच सोच कर उस दिन रात को वो सो जाता है। दूसरे दिन सुबह होती है, तब राघव की तबीयत थोड़ी सी खराब थी। राघव को बुखार हो गया था, जिससे वो ऑटो चलाने के लायक नहीं था। बेटा संजय, इधर आओ, इन 20 रुपयों को रख लो
और आज किसी शेयर ऑटो में चले जाना, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है बेटा। कल जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी फिर से अपने ही ऑटो में जाना, ठीक है? राधा के दिए 20 रुपए लेकर संजय घर से तो बाहर निकलता है, लेकिन संजय का मन उन पैसों को खर्च करने का बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि यहाँ से तो स्कूल थोड़ी ही दूर पर है। उसने फैसला किया कि वो पैदल ही स्कूल चला जाएगा। वो ऐसे ही चलता हुआ अपना सफर तय कर रहा था कि वहाँ रास्ते में एक पेड़ था जिसके नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। ठीक संजय उस बूढ़े आदमी के सामने से जा रहा था कि तभी उस बूढ़े आदमी ने संजय को आवाज लगाई। बेटा जरा यहाँ तो आना, मुझे अपना हाथ दे दो। तुम्हारी हाथ की सहायता से मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ। हाँ हाँ चाचा जी, क्यों नहीं, अपना हाथ दीजिए। वैसे आप यहाँ क्यों रह रहे हैं चाचा जी? क्या आपका कोई घर नहीं? अरे है ना बेटा, ये सारी की सारी दुनिया मेरा गांव ही तो है। कहीं न कहीं मुझे पेड़ दिख जाता है और उसकी ठंडी सी साया में मैं अपना दिन गुजार लेता हूँ। अच्छा, तो आपका इस दुनिया में शायद कोई नहीं है? अरे नहीं नहीं बेटा, है ना मेरा इस दुनिया में। देखो ये सुंदर सुंदर पंछियाँ मुझे सुबह नींद से जगाती है और इस गली के कुत्ते मुझे लोरी सुनाते हैं। अरे वाह चाचा जी, आप तो बड़े मजेदार बातें करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने कुछ खाया कि नहीं? संजय के ये सवाल करते ही वो बूढ़ा आदमी एक छोटी सी मुस्कान देता है, जिसको देखकर संजय ये समझ जाता है कि उस बूढ़े ने कुछ नहीं खाया है। फिर जो 20 रुपए उसके पास थे उससे वो उस बूढ़े के लिए नाश्ता खरीदता है और लाकर उसको दे देता है। नाश्ते को लेकर वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाता है। फिर संजय अपने स्कूल चला जाता है। जब शाम को संजय स्कूल से घर वापस लौट रहा था, तब उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी अपना कुर्ता उतार कर उसी पेड़ पर लगाया था और बैठा था। संजय ने देखा कि उस बूढ़े आदमी के पीठ से तो खून बह रहा था। घबराता हुआ संजय उस आदमी के पास चला जाता है। अरे चाचा जी, ये आपको क्या हो गया? अरे ये तो बस मेरी फटी हुई चादर के कारण है बेटा। अब हर दिन इसी को बिछाकर सो जाता हूँ। बहुत फटी हुई है ना, इसके कारण मेरे पीठ में पत्थर कंकर वगैरह चुभ जाते हैं। अब जख्म सूखता ही नहीं कि नया जख्म हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे चोट आई है। बस छोटी सी चोट है बेटा, ठीक हो जाएगी। ये सब देखकर संजय घर तो वापस चला गया था, लेकिन घर जाने के बाद भी उसको वही बूढ़ा आदमी याद आ रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो बूढ़ा ऐसे कैसे सो पाएगा। फिर उसने सबसे छिपते छिपाते एक चारपाई को ले जाकर उस बूढ़े को दे देता है और कहता है कि वो आज के बाद इसी चारपाई पर सो जाए। वो बूढ़ा आदमी भी बहुत खुश होकर उस चारपाई को ले लेता है और उस पर बहुत ही आराम से सो जाता है। फिर दूसरे दिन जब संजय अपने ही ऑटो में स्कूल जा रहा था, तो उसने देखा कि वो बूढ़ा तो उस पेड़ के पास नहीं था। तब संजय ने सोचा कि शायद वो बूढ़ा आदमी कहीं चला गया होगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे कि एक दिन की बात है, संजय को वो बूढ़ा बहुत ज्यादा याद आने लगा। उसने सोचा कि वो एक बार उस पेड़ के पास जाएगा। फिर जैसा उसने सोचा वैसा ही किया। थोड़ी देर के लिए संजय उस पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है कि अचानक ही उसकी नजर उस पेड़ के एक कोने में पड़ती है, जिसमें उसको एक छोटी सी पोटली नजर आने लगी। संजय उस पोटली को अपने हाथ में ले लेता है। खोलकर देखने पर देखता है कि उसमें एक बहुत ही छोटी सी चारपाई जैसा खिलौना पड़ा था। संजय समझ जाता है कि वही बूढ़ा आदमी संजय के लिए ये उपहार में रखा होगा। ये सोचकर उस छोटी सी खिलौने वाली चारपाई को अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है। फिर जब रात हुई थी, तो जहाँ संजय सोता है उसी के पास में वो छोटी सी चारपाई को भी रख लेता है। राघव और राधा दोनों ही उनकी नानी की तबीयत खराब होने के कारण किसी दूसरे गांव गए हुए थे। अभी वो घर वापस नहीं आए थे। संजय उस छोटी सी खिलौने वाली चारपाई को ऐसे ही देख रहा था और फिर उसने कहा, इस चारपाई को देखकर तो लगता है जैसे ये कोई खिलौना नहीं बल्कि सच की चारपाई होगी और बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह लग रही है। ऐसी चारपाई पे सोने की हमारी नसीब कहाँ।
काश ये चारपाई बड़ी सी बन जाती और मैं इस पे आराम से सो पाता। ये बात कहना ही था कि वो चारपाई सच में ही इतनी बड़ी बन जाती है जिसपे बहुत ही आसानी से संजय सो पाता है। ये सब देखता हुआ संजय अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता है। ये सब उसको बहुत अजीब सा और जादुई लगने लगा, लेकिन फिर भी संजय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस चारपाई पर चढ़कर सो जाता है। वो बहुत गहरी नींद में चला गया था। तभी उसको एक सपना आता है। उस सपने में उस बूढ़े को देखता है। तब वो बूढ़ा आदमी उससे कहने लगता है कि वो एक बहुत बड़ा जादूगर है। उसने कहा कि वो उसके आखिरी समय में सिर्फ सच्चा प्यार चाहता था। वो उसे कहीं नहीं मिला था सिवाय संजय के। संजय ने उसके साथ इतना प्यार वाला व्यवहार किया जिससे वो मांत्रिक बहुत ज्यादा खुश हो गया था। इसीलिए वो जादुई छोटा सा खिलौना उसके लिए उपहार की तरह दे दिया था। और उस छोटी सी जादुई चारपाई की सारी चीजों के बारे में वो बूढ़ा उसको बता देता है। फिर अचानक ही संजय की आंख खुल जाती है। फिर उसने जैसा उस बूढ़े ने सपने में कहा था वैसे ही किया था। अपने आंख बंद करके संजय ने ये कहा था कि वो अभी के अभी कश्मीर पहुंच जाए। जैसा उसने कहा था वैसे के वैसे ही वो चारपाई हवा में उड़ने लगी। लेकिन असली बात तो ये थी कि जब वो हवा में उड़ती है तब ना ही चारपाई किसी को नजर आती है और ना ही संजय। इस तरह संजय जहाँ भी जाना चाहता था उस जादुई चारपाई से मांगता था और वो बहुत ही कम समय में जहाँ वो चाहता था उसे लेकर जाती थी और उतनी ही जल्दी घर वापस लाकर छोड़ दिया करती थी। इस तरह संजय की सारी ख्वाहिशें उस जादुई पलंग की वजह से पूरी हुआ करती थी, जिसको लेकर संजय बहुत खुश होकर जीने लगा।